नमस्कार, सुप्रभात। आज हम काव्य शास्त्र विषय पहली क्लास आरंभ कर रहे हैं और जैसा कि मैं कहती हूँ कि काव्य शास्त्र अवबोधन का व्याकरण शास्त्र है। हम कैसे समझें, किसको कैसे समझें? साहित्य को। यहाँ काव्य शब्द का प्रयोग समग्र साहित्य के लिए हुआ है। मतलब काव्य प्रकाश में केवल कविता का मूल्यांकन ही नहीं, गद्य, पद्य, चंपू विविध काव्य विधाओं का मूल्यांकन और काव्य प्रकाश पढ़कर किया जा सकता है। इसी तरह से नाट्य शास्त्र, जो कि नाट्य वेद है, पंचम वेद है, और वह प्रयोजन विशेष के लिए भरत मुनि ने लिखा, उसको कंपोज किया है। लेकिन उसमें जो संस्थापनाएं हैं, रस सूत्र है, वो सिर्फ नाटक के लिए नहीं, रूपक के 10 भेदों के लिए ही नहीं, अपितु रस सूत्र समग्र साहित्य के लिए व्याख्यायित होता है। तो इस तरह से हम समझेंगे कि काव्य शब्द एक तरह से अनुशासन ग्रंथ है और काव्य यहाँ व्यापक अर्थों को स्वयं में लिए हुए है। काव्य शास्त्र अनुशासन है। किसका? साहित्य का। किस लिए? अवबोधन हेतु, बेहतर समझने के लिए। तो बेहतर समझने का क्या उद्देश्य होगा? बेहतर समझने का उद्देश्य रसानुभूति ही हो सकती है। और जैसे समीक्षक कैसे समझे, समीक्षक की दृष्टि से अगर उसे सही गलत का जब शास्त्रीय ज्ञान होगा तभी वह एक सही समीक्षा कर सकता है और कृति को सामान्य पाठकों के समझने के योग्य बना सकता है। कई बार कोई कृति हमें नहीं समझ में आती, जब हम उसकी समीक्षा पढ़ते हैं उसके बाद वो समझ में आती है। हमें किसी पद्य में छंद नहीं समझ में आ रहा है, अलंकार नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम जब उसकी टीका टिप्पणी उस किताब पर पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। कुछ समीक्षक उसके पद्यों की अलंकार और जो है छंद के लिए जब टिप्पणी लिखते हैं तो शास्त्रीय ग्रंथों के उदाहरण भी देते हैं। तो शास्त्रीय ग्रंथ का जब वो उदाहरण देते हैं कि इस नियम के अनुसार मेघदूतम में मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता का, तो ऐसे में हमें शास्त्र की आवश्यकता और शास्त्र की अनिवार्यता समझ में आती है। एक जो भाष्य, टीका, टिप्पणी लिखता है साहित्य पर, उसके लिए साहित्य शास्त्र, जिसे काव्य शास्त्र कहा जाता है, बहुत आवश्यक है। एक जो स्वयं पढ़कर सीखना चाहता है, काव्य शास्त्र पढ़कर वह समाज में फैले व्यापक साहित्य में से उत्कृष्ट कौन सा है, कौन सा सबसे अच्छा है, ये वो समझ जाता है। दूसरी बात, कभी कभी हमें कोई साहित्य या साहित्यिक कृति, कविता, कहानी, उपन्यास बहुत अच्छी लग जाती है, उससे हमें चमत्कार महसूस होता है, रसानुभूति होती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते ये हो क्यों रही है। जैसे संस्कृत का कोई गीत अगर हम सुने, दंडक सुने, कोई छंद, तो हमें बहुत आकर्षित करता है, आह्लादित करता है, लेकिन हम ये नहीं जानते ये इतना अच्छा लग क्यों रहा है। ऐसे में हमें साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र की शरण में जाना ही पड़ता है। दूसरा, जो कवि हैं जब वो लिखते हैं तो उन्होंने क्या लिखा इसका ज्ञान उन्हें स्वयं काव्य शास्त्र करा देता है। उनका लेखन किस स्तर के लिए है, उन्हें कितने सुधार की ज़रूरत है, तो कवि अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है, स्वयं को और एजुकेट कर सकता है, सुशिक्षित कर सकता है। और किसे काव्य कहें, क्यों वो काव्य लिख रहा है, कैसे लिख पा रहा है, इन सारे जवाब काव्य शास्त्र में ही मिलते हैं। ये क्यों जवाब ज़रूरी है?
क्योंकि लोक में काव्य साहित्य छितराया हुआ है, बहुत व्यापक, कण कण में साहित्य है, और उसमें हम चलनी से चाल के बेहतरीन बाहर निकालते हैं। तो यह काव्य शास्त्र वो चलनी है जिसके माध्यम से साहित्य के समाज में जितने कंकड़ पत्थर और सब है वो छंट जाते हैं और उत्कृष्ट साहित्य बाहर आ जाता है। उसके लिए हमें मतलब काव्य शास्त्र कवि की दृष्टि से भी उपयोगी है, पाठक की दृष्टि से भी और आलोचक की दृष्टि से भी, तीनों के लिए काव्य शास्त्र की अनिवार्यता है। अच्छा, अब ये हुआ कि काव्य शास्त्र जब ये उपयोगी है, तो जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र दे दिया, उसके बाद भामह का आ जाते हैं अलंकारवादी, तो ये सारे क्रम से इतने आचार्यों की आवश्यकता कैसे पड़ी? एक ही शास्त्र तो काम चल सकता था ना। अलंकार भी तो काव्य का शोभादायक है, काव्य के चमत्कार तक हमें पहुंचा देता है। काव्य में चमत्कार क्यों है? अलंकारों से। तो हम पहुँचे भामह के अनुसार यह, लेकिन एक स्तर पर हमें पता चलता है नहीं, अलंकार केवल आभूषण है, प्राण नहीं है काव्य का। फिर हम आगे रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति संप्रदाय में देखते हैं, कभी कभी वक्रोक्तियाँ आकर्षित करती हैं, वक्रता विस्तार। धीरे धीरे पता चलता है कि नहीं, काव्य की आत्मा रस है और रस ध्वनि से ही पोषित है, अभिव्यक्त है। तो ध्वनि संप्रदाय इस्टेब्लिश है, स्थापित हुआ है, जिसकी सार्वजनिक स्वीकृति है। तो ये जो सिद्धांत अलग अलग आते हैं, हिंदी में अलग सिद्धांत आ जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य के उद्देश्य में वो आनंद को स्वीकार ही नहीं करते। अगर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र देखें तो प्लेटो का अनुकरण, अरस्तु का विरेचन, ये सारे जितने सिद्धांत हैं, तो ये अलग अलग कैसे, अभिव्यंजनावाद है क्रोचे का, और उदात्त है, उदात्तवाद, तो ये अलग अलग वेरिएशन क्यों आई? तो ये होता है कि जब हर शास्त्र उस अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक परिधि से बंधा होता है, हर आचार्य की अपनी एक क्षमता होती है और हर आचार्य अपनी क्षमताओं के लिए खाद पानी लेता है अपने समक्ष उपस्थित सहृदय से, पाठक से, और अपने समक्ष उपस्थित मांग से। कैसी डिमांड है इस समय, और कविता कैसी हो या साहित्य कैसा हमारे समाज के लिए वर्तमान में ज़रूरी है। तो इन बिंदुओं को लेकर आचार्य लोग सिद्धांत स्थापित करते हैं। समय के साथ साथ यही सिद्धांत फीके पड़ते हैं, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ जाती है। अब जब नए सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है, नया गढ़ना पड़ता है, तो फिर हमें वर्तमान की उलझन को दिशा देने के लिए, नया गढ़ने के लिए भी हमें फिर से इतिहास में जाना पड़ता है, फिर से उन्हीं शास्त्रों में जाना पड़ता है, और वहीं से हमें उस व्यापक लोक को देखना पड़ता है जहाँ से वो शास्त्र निकले। आज के लोक के लिए कौन से शास्त्र गढ़े जाएं, ये डिसाइड करने के लिए। तो इस तरह के आमूल चूल अध्ययन के लिए हम कोई नया सिद्धांत स्थापित कर सकें, उसके लिए हमें काव्य शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। ये हो जाती है। अब आप देखते हैं कि साहित्य जो है व्यापक है और काव्य शास्त्र, अब हम जो नोट किए हैं वो बता रहे हैं। काव्य शास्त्र साहित्य का मूल्यांकन करता है, साहित्य में सौंदर्य कहाँ है इसकी जांच पड़ताल करता है, परख करता है, विश्लेषण करता है। साहित्य में प्रविष्ट होके उसके परत दर परत को अनावृत करके सौंदर्य का पूर्ण बोध कराता है काव्य शास्त्र। जहाँ सौंदर्य का पूर्ण बोध नहीं हो पा रहा है, यह भी काव्य शास्त्र बताता है। जहाँ अंतः चमत्कार
प्रस्फुटित हो जाता है, वो भी काव्य शास्त्र बताता है। ये सब काव्य भेद में है, काव्य, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य, चित्र काव्य। तो काव्य शास्त्र इस तरह से वह विद्या है जिसके माध्यम से हम साहित्य में सौंदर्य का संधान कर सकते हैं। ठीक हो। अब संस्कृत में, संस्कृत वाङ्मय में काव्य शास्त्र के लिए जो जो शब्द प्रयोग हुए हैं वो देखें। कहीं संस्कृत वाङ्मय में 1000 लगभग 2000 साल का इतिहास है काव्य शास्त्र का। भरत मुनि का काल है तीसरी शताब्दी BC से लेकर तीसरी शताब्दी AD के बीच, और पंडित राज का काल है 17वीं शताब्दी। तो इतने वर्षों के बीच जो संस्कृत के 6 संप्रदाय आए, विविध आचार्य आए, उन्होंने काव्य हेतु लक्षण ग्रंथ को, इसे लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं, शास्त्र को अनेक नाम दिया अपने सिद्धांत के अनुकूल, और जिससे वह एक शास्त्रीय ग्रंथ लगे। इस तरह से वह नाम कौन कौन से हैं देखिए। काव्य शास्त्र के लिए प्रयुक्त नाम: अलंकार शास्त्र, साहित्य विद्या, काव्य मीमांसा, साहित्य मीमांसा और क्रियाकल्प। क्रियाकल्प भी काव्य शास्त्र का ही नाम है। तो इस तरह से हम देखते हैं काव्य शास्त्र में काव्य के सौंदर्य का परीक्षण किया जाता है कतिपय आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर। सौंदर्य का हम परीक्षण करते हैं, ठीक है, तय करते हैं काव्य क्यों लिखा गया, काव्य हेतु किन परिस्थितियों में, उसके लिए कौन से कारक अनिवार्य हैं, किस उद्देश्य से, क्या लक्षण होते हैं, काव्य में वाचक और वाच्य क्या है, क्या शब्द है और कितनी अर्थों के स्तर अनावृत होते हैं, कितना स्तर हम समझ सकते हैं, कवि ने कितना स्तर समझाने का प्रयास किया है। समझने और समझाने की इस प्रक्रिया में अलंकार का रोल क्या है, शब्द शक्तियों की भूमिका क्या है। इस तरह से देखिए, पाश्चात्य में काव्य शास्त्र के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। वह भी काव्य शास्त्र केवल कविता को नहीं, समग्र साहित्य के लिए वह शास्त्र होता है। पाश्चात्य में पोएटिक्स, थ्योरी ऑफ लिटरेचर, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि नाम मिलते हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर काव्य लक्षण, प्रयोजन, हेतु, काव्य भेद, रस के अपकर्षक दोष, गुण, अलंकार, रस, छंद आदि के आधार पर काव्य के विविध अंगों का भी मूल्यांकन होता है। तो यह बहुत व्यापक शास्त्र है और इसे समझने से हम अपनी ही पढ़ी हुई कविता कहानी को और विश्लेषणात्मक ढंग से समझ सकते हैं। यह हमारे मस्तिष्क की अवबोधन क्षमता को और तीक्ष्ण बना देता है और सूक्ष्म अन्वेषण के लिए प्रेरित कर देता है। तो शास्त्रों में इतना वैविध्य और विस्तार क्यों है? भामा ने अलंकार कहा तो आनंदवर्धन ने ध्वनि की संस्थापना की। उसमें यह है समय और समाज की चेतना का परिज्ञान और बदलाव होता रहता है। जिस समय भामा को अलंकार सब कुछ लगे होंगे कविता में, उस समय सच में अलंकार ही उस समय आकर्षित करते रहे होंगे। लेकिन आचार्य आनंदवर्धन के टाइम में वह अलंकार के सोपान से आगे बढ़े। उन्हें ज्ञात हुआ, उनकी चेतना ने ये जाना कि केवल अलंकार बाह्य आवरण है। चमत्कार के लिए, ब्रह्मानंद सहोदर की अनुभूति के लिए और ध्वनि की आवश्यकता है। ध्वनि तत्व का उन्होंने संधान किया। उससे बेहतर रसानुभूति हो सकती है, पूर्ण रसानुभूति हो सकती है।
तो ये होता है कि समय और समाज की चेतना कैसे बदलती है और कैसे सिद्धांत विस्तार लेते हैं। तो ये है सब साहित्य शास्त्र के विस्तार का कारण है। यहाँ काव्य सौंदर्य का परीक्षण हो जाता है, काव्यांगों का मूल्यांकन, काव्य के जो विविध अंग उपांग हैं उनका मूल्यांकन हो जाता है। किस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो रहा है, कौन सा छंद है, विविध चीज़ें। अब इसकी हम एक महत्वपूर्ण पक्ष को देखेंगे, काव्य शास्त्र और आलोचना। आलोचना कहें तो आलोचना से मतलब केवल कृति की निंदा नहीं है, कमियों को उघाड़ना नहीं होता, इसलिए समालोचना भी कह सकते हैं और समीक्षा भी कह सकते हैं। इसका मतलब जैसे आलोचना, आ और सम उपसर्ग है। लोचना, लोचन का क्या कार्य व्यापार। लोचन मतलब आँखें। आँखें यहाँ केवल चक्षु आइज नहीं होती, विजडम की भी बौद्धिक आँखें होती हैं, मन की भी आँखें होती हैं और साहित्य के क्षेत्र में अनुभूतियों की भी आँखें होती हैं। तो जो हमारी अनुभूतियों की आँखें और उसमें हम श्रेयस को लेते हैं, तो वहाँ काव्य शास्त्र और समीक्षा तथा आलोचना में बहुत अंतरंग संबंध है, समझिए, अभिन्न संबंध। समीक्षा, आलोचना, समालोचना, ये तीनों लगभग पर्याय हैं, थोड़े बहुत अंतर के साथ। ये सभी काव्य शास्त्र पर ही आश्रित हैं। आलोचक जब कृति को समग्र रूप से परखता है तो परखने का आधार उसकी अपनी अभिरुचि नहीं होती। हमने किसी कृति को देखा, 2-4 पेज पलट के और वाह वाह में समीक्षा लिख दी, एकदम ये गलत तरीका है। कुछ भी फिर लिखा जा सकता है। हमें काव्य के शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर कृति का मूल्यांकन करना होता है और सभी पाठक सहृदय नहीं होते। सभी श्रोताओं को, कुछ श्रोताओं को पिक्चर देख लेते हैं और समझ में ही नहीं आती पूरी। कुछ लोग पिक्चर देखते ही डायरेक्टर को समझ लेते हैं, गजब का कमाल किया है। कुछ लोग केवल हीरो हीरोइन के अभिनय को समझ रहे होते हैं। तो जब सभी समान रूप से समझ नहीं रखते हैं, ऐसे में रिव्यू, समीक्षा, आलोचना पाठक और सहृदय को समझने योग्य बनाती है। तो ये एक हो गया। मैं क्रम से चलूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने जो पहले कहा वही दोहरा हो रहा है। कवि के सामर्थ्य को, कवि के बौद्धिक बल को, अवबोधन क्षमता को, कवि जो कहते हैं क्रांतदर्शी होता है और उसके पास नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा होती है। तो ऐसे कवि को परखने के लिए उसके सामर्थ्य को का विश्लेषण और उसके सामर्थ्य को और विद्वानों के समक्ष लाने के लिए विद्वान लोग आलोचना करते हैं, समीक्षा करते हैं और समालोचना करते हैं, जिससे कोई कृति जो दबी है, छिपी है, वो हाईलाइट हो जाए। और यहाँ समीक्षा, समालोचना, रिव्यू, जिसे बुक रिव्यू कहते हैं, क्रिटिक के लिए काव्य शास्त्र का आश्रय लेना ही पड़ता है। ये हो गया एक बात। क्रिटिक जो अंग्रेजी का शब्द है उसका मतलब होता है अलग करना और तुलना करना। और यह क्रिटिक जो है आलोचक और पाठक के बीच की कड़ी है। आलोचक कृति को पाठकों तक पहुंचाता है, परोसता है, विश्लेषण करके देता है, अलग अलग करके देता है। जैसे किसी कृति में शाकुंतलम में दुष्यंत का चरित्र चित्रण, तो जो व्यक्ति शाकुंतलम को पढ़कर नहीं समझ पाता कि यहाँ दुष्यंत धीरोदात्त नायक है, वहाँ अगर कोई भाष्यकार या आलोचक, टीकाकार लिख देता है
कि 10 रूपक में धीरोदात्त नायक का यह लक्षण है और दुष्यंत यहाँ धीरोदात्त नायक है, तो पाठक को यह बात जैसे बीए के बच्चों को तुरंत समझ में आ जाती है, दुष्यंत कैसा नायक है, धीरोदात्त नायक है। तो ऐसे में जो भाष्यकार, टीका टिप्पणीकार, आलोचक, समीक्षक है, वह कृति और पाठक, सहृदय, जिज्ञासु के बीच एक पुल का काम करता है और ये तीनों ही साक्षात अथवा परंपरा संबंध से, इनडायरेक्ट रिलेशन से काव्य शास्त्र पर ही आश्रित होते हैं। ये चीज हो गई। आलोचना का उद्देश्य रचना कर्म का, कृति का प्रत्येक दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना। केवल धीरोदात्त नायक नहीं बनाना है शाकुंतलम के नायक को, उसका प्रकृति चित्रण, उसके हर चरित्र का चित्रण, कर्ण ऋषि का चित्रण, शकुंतला का, अनुसुईया प्रियंवदा का, उसमें कब कहाँ कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, चतुर्थ अंक का वैशिष्ट्य क्यों है, उसके भी 4 श्लोकों का वैशिष्ट्य क्यों है, यह समीक्षक अथवा आलोचक छात्रों को, जिज्ञासुओं को समझाता है शास्त्रीय नियमों का उदाहरण देते हुए। तो काव्य शास्त्र का यहाँ हो गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि साहित्य का मूल्यांकन क्यों होता है। पाठक की रुचि परिष्कार होती है, परिमार्जित होती है। अगर एक बार काव्य शास्त्र पढ़ ले, समझ ले पाठक, तो उसको अपने स्तर का अंदाज़ा पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि बहुत कठिन कठिन चीज़ें, बहुत कठिन बाणभट्ट की शैली उसे क्यों नहीं पसंद आती, क्योंकि उसे आदत नहीं है। वह ध्वनि काव्य की तह तक क्यों नहीं पहुंच पाता। अगर वो पहुंचना चाहता है तो समझने का दायरा बढ़ाए, और नहीं पहुंचना चाहता है तो स्रोत साहित्य ही पढ़कर आनंदित रहे। तो पाठकों की, सहृदयों की, छात्रों की रुचियों को परिमार्जित करना, विस्तार देना, उसका स्तर तय करना, यह सब आलोचना का कार्य है। कुल मिला के साहित्य की गतिविधि जितनी भी हैं, जितने एस्पेक्ट, जितने आयाम से हैं, सबके संदर्भ में समझ, अवबोधन को विकसित करना और अवबोधन को निर्धारित करना काव्य शास्त्र का काम है। दैट्स वाई काव्य शास्त्र अवबोधन का व्याकरण है। इसके बाद साहित्य सिद्धांत के माध्यम से समालोचना विकसित होती है। एक चीज हो गया। उसके बाद जब हम आते हैं, जब हम समालोचना शास्त्रों के अनुकूल जान लेते हैं, तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, व्यावहारिक उसमें हमें मेघदूतम का मूल्यांकन करना हुआ तो भी हम छंद के लिए पिंगल के छंद शास्त्र का सहारा ले सकते हैं। रस के लिए हम काव्य प्रकाश या साहित्य दर्पण का सहारा ले सकते हैं। तो हम कुल मिला के बेहतर समझने के लिए किसी व्यावहारिक कृति को, जब हम कृति पढ़ रहे हैं, अचानक कोई प्रसंग बहुत आह्लादित कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें प्रकरण की वक्रता, चमत्कार बहुत अच्छा है। अब ये हमें कैसे समझ में आएगा? हमें कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, यह समझ हमें कैसे आएगी, क्यों अच्छी लगी, हम स्वयं को कैसे समझेंगे? तो हमें कहीं ना कहीं कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत में, वैदग्ध्य भंगी भड़िति में जाना होगा, जहाँ प्रकरण की वक्रता हो। इसी तरह से कोई जो है एक पंक्ति में एकदम झूम उठता है, तो तुरंत याद आते हैं पंडित राज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यही सही हो गया। तो जो शास्त्र का ज्ञान है, तो हम व्यावहारिक साहित्य में झूम उठते हैं और व्यावहारिक साहित्य को बेहतर समझने में शास्त्र का इस्तेमाल करते रहते हैं। अप्लाइड स्टडी ऑफ थ्योरी को प्रैक्टिकल ग्राउंड पे कैसे यूज़ करते हुए हम अवबोधन को विस्तार लेते हैं,
आनंद का विस्तार पाते हैं। हमें आनंद क्यों होता है, इसका आत्मज्ञान हमें हो जाता है। इसी तरह से जैसे उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य, काव्य के भेद हैं, शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो इन सिद्धांतों के प्रकाश में काव्य में कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है, क्या उसका स्तर है, कौन सा काव्य के इस कविता को किस काव्य प्रभेद के अंतर्गत लाएंगे, यह कौन सी विधा का काव्य है। मेरे एक मित्र ने 2 साल पहले मुझे एक नाटक पर भूमिका लिखने को दी थी। वह 3 अंकों का दूत माधवम था। मैंने उसको पूरा पढ़ा और मैंने कहा सर यह तो नाटक नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, ये तो नाटक है। मैंने कहा 10 रूपक में जब 10 प्रभेद कहे गए हैं रूपक के, तो उसमें एक प्रभेद समवकार है और समवकार के लक्षण इसमें घटित हो रहे हैं, आप स्वयं देख लीजिए। तो वह भी इस बात को स्वीकार किए कि हाँ यह नाटक नहीं समवकार है। तो जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे हमें केवल नाटक समझ में आएगा, रूपक के 10 भेद नहीं समझ में आएंगे। जब तक हम काव्य शास्त्र से परिचित नहीं होंगे हमें सिर्फ पद्य समझ में आएगा, यह कृति खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, यह प्रभेद नहीं समझ में आएगा। अगर कहीं लिखा हुआ हमने पढ़ भी लिया तो क्यों है ये हम कैसे समझेंगे। ऐसे में हमें शास्त्र की ओर ही जाना होगा, काव्य शास्त्र की ओर। तो ये चीज़ें हो गई। हम यहाँ भी भारतीय काव्य शास्त्र के ही परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं। पुराने नए साहित्य सिद्धांतों के प्रकाश में आलोचना अपने मानदंड तय करती है। हम समझने का दायरा, हमें क्यों अच्छा लगा। मान लीजिए कोई अधम काव्य ही हमें बहुत चमत्कृत करता है, हमें उत्तम काव्य नहीं पढ़ना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारी अवबोधन क्षमता, हमारी रुचि का मानदंड तय हो जाता है कि मेरी अभिरुचि का स्तर इतना ही है, ज़बरदस्ती हमें ध्वनि काव्य ना सुनाया जाए। तो इस तरह से मतलब यहाँ भी शास्त्र है। जैसे बहुत अच्छी जब बातें हो रही होती हैं, शास्त्रीय बातें हो रही हैं, तो भीड़ उठ के चली जाती है और जहाँ स्रोत गाए जाते हैं वहाँ जो है मुग्ध होकर सुनती है। तो सबके अपने स्तर होते हैं, उस स्तर का ज्ञान काव्य शास्त्र से होता है। उसके बाद आलोचना का जो इतिहास है, ध्वनि की भी आलोचना हुई है, ध्वनि काव्य की प्रतिष्ठापना तो हुई है, लेकिन ध्वनि की ज़बरदस्त आलोचना भी हुई है। तो वहाँ जो है क्या समझ सकते हैं कि जो विद्वान हैं, आचार्य, पाठक और कृतियाँ जो समय समय पर आती हैं, तो वो जो परिवर्तनशील संसार है उसका इतिहास है। आप देखेंगे रीति सिद्धांत इस्टेब्लिश हुआ लेकिन बहुत विस्तार नहीं पाया, अंकुरित हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। वामन ने रीति सिद्धांत की स्थापना की, क्योंकि वहाँ एक परिवर्तनशील संसार है। किसी एक सिद्धांत को बहुत ज़्यादा प्रश्रय मिल जाता है, स्थापित हो जाता है, लोगों की अभिरुचियाँ, लोगों की समझ को वो कैच कर लेता है। कोई सिद्धांत बस स्वयं तक ही परिसीमित रह जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण वह भी होता है अध्ययन अवबोधन में। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो साहित्य, ये काव्य शास्त्र का इतिहास है वह परिवर्तनशील रुचि का है। फिर हम जब तुलना करते हैं भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र की, तो हम देखते हैं भौगोलिक भेद है, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का भेद है, और ऐसी ही परिस्थिति में कुछ न कुछ साम्यता है जो एक तत्व को स्थापित करती है। चिंतन की या अनुभूतियों का एक के जो मानव मात्र में है, वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं तुलनात्मक अध्ययन करते हुए। तो इस तरह से हम काव्य शास्त्र पढ़कर किस तरह से ये जानते हैं, ठंडी हो गई चाय, किस तरह से हमें ये समझ में आता है कि किस तरह से चिंतन का स्तर भौगोलिक और राजनीतिक परिस्थितियों के वैविध्य के बावजूद और देश काल के भेद के बावजूद आज भी प्लेटो का सिद्धांत किन्हीं परिस्थितियों में हमें सत्य लगता है। ठीक, तो यहाँ वर्तमान को दिशा देता है साहित्य। जैसे प्लेटो ने अगर कहा कि कविता अनुकरण है, सत्य का सत्य से बहुत दूर है, ये उपयोगी नहीं, तो प्लेटो के समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति और जो उस समय के उपस्थित वर्ग था, युवा था, लोग थे, शायद कविता मात्र उस परिस्थिति के लिए उन्हें
सीमित कर देती, भटका सकती थी, इसलिए प्लेटो ने कहा। आज भी देखिए कुछ लोग काव्य व्यापार के चक्कर में केवल कविता तक सीमित रहकर वह शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, या फिर उनकी कविताओं का स्तर देखिए, वे स्वयं में और गुणवत्ता का संधान नहीं करते हैं, या कोई भी एक अपराध हुआ उस पर कविताएं तुरंत लिखने लगते हैं, या अपनी बेसिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं। तो इस सब तरह से आप देखेंगे कि एक बड़ा वर्ग, हम देखते हैं हर गली मोहल्ले में कवि सम्मेलन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे प्लेटो का सिद्धांत कुछ प्रसंग में, सब में नहीं, लगता है कि कविता समाजोपयोगी नहीं है कुछ प्रसंग में, लेकिन अरस्तु जब कहते हैं कि नहीं, किन्हीं परिस्थितियों में है, तो यह भी सही लगता है। तो इस तरह से हम वर्तमान समाज का, वर्तमान आवश्यकता का टुकड़े टुकड़े में भी अध्ययन करना चाहें तो हमें सभी शास्त्रों के सार को लेकर, समझकर और इम्प्लीमेंट करना होगा। ठीक है, जैसे अगर अरस्तु ने कहा, ये प्लेटो ने ये बात कही कि कविता समाजोपयोगी नहीं है, सही बात है। बॉर्डर पे जाके वीर रस की कविताएं लिखने से तो कुछ नहीं हो सकता, इस संदर्भ में प्लेटो सही है। लेकिन बॉर्डर पे जो सैनिक है परिवार से दूर, उन्हें हमारे एहसास, हमारी कविताएं ओज का संचार कर सकते हैं। तो यहाँ अरस्तु का सिद्धांत लागू हो रहा है। उनकी सारी, अभी बॉर्डर पर सैनिक अकेले है, अगर वो सुने, हमें फेसबुक के माध्यम से देखे, तो उसका जो एकांत बोझिल है, बहुत मन नहीं लग रहा है, ऊब महसूस हो रहा है, वो क्यों ड्यूटी कर रहा है, वह हमसे जुड़कर, हमारे शब्दों से जुड़कर प्रेरित हो जाएगा। तो इस तरह से फिर उसे अगर कोई आनंद आ गया, तो किस तरह से पूरी संरचना को हमें काव्य शास्त्र की समझना होगा। और आलोचना हम करें तो एक पक्ष पर किस स्तर तक यह कम है, न्यून है सिद्धांत, लेकिन किस स्तर तक उपयोगी है, ये भी हमें देखना होगा। अब ये देखते हैं कि साहित्य या काव्य शास्त्र जो मैं आज लेकर बैठी हूँ, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। ज़रूरत क्या है काव्य शास्त्र पढ़ने की? ज़रूरत नहीं है, मत पढ़ो। तो ऐसे में हमें एक अपनी दर्शन की ओर जाना पड़ेगा, साहित्य का दार्शनिक अवबोधन। दर्शन केवल, जब मंदिर जाते हैं दर्शन करने, केवल आँख से नहीं देखते हैं, आँख बंद करके, हाथ जोड़ के, अंतर्दृष्टि से ईश्वर को आत्मसात करते हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। तो साहित्य का शास्त्र, काव्य शास्त्र भी साहित्य का दर्शन पक्ष है, जहाँ जब हम साहित्य पढ़ रहे होते हैं तो शास्त्र के सिद्धांत को हम आत्मसात किए रहते हैं मस्तिष्क में, और साहित्य को उस सिद्धांत के आधार पर समझते हुए अंतःकरण से आनंदित होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें साहित्य शास्त्र एक तो पढ़ने की आवश्यकता है, हमारी अंतर्दृष्टि को विस्तार मिलता है, और अंतर्दृष्टि को विस्तार हर परिस्थिति में मिलना आवश्यक है। एक चीज़ हुआ। दूसरा, अगर सीधे हम पूछें आप पढ़ते क्यों हैं, ज्ञान की क्या उपयोगिता है, तब हम आराम से बता देंगे कि काव्य शास्त्र क्यों पढ़ें। ज्ञान की उपयोगिता इसलिए है, एक तो पाठ्यक्रम में है तो पास हो जाएंगे और नौकरी मिलेगी, ये एक पक्ष हो गया, बाह्य स्थूल जगत। दूसरा क्या पक्ष हो जाता है? दूसरा, हमें आनंद आता है। ज्ञान हमारी चेतना को अवेयर, सजग रखता है, हम जाग जाते हैं, चैतन्य बनते हैं ज्ञान की धारा में। हम स्वयं को लेकर बहुत अवेयर रहते हैं, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम सीखने के लिए हैं, हम अन्य मनस्क नहीं हो सकते। हमारा मन, हमारी बुद्धि एक साथ है, तो हम अपने करीब आएँ, इसलिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमें मन आघा जाता है और ज्ञान प्राप्ति की भूख बढ़ती जाती है। तो ज्ञान हम क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि इससे संतुष्टि मिलती है, मज़ा आ जाता है, आनंद आता है, और ज्ञान प्राप्त करते रहें, इसकी प्रेरणा यहीं से मिलती है। ऐसे ही
जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें काव्य शास्त्र पढ़कर भी, अगर हम साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, कोई उसका व्यावहारिक ग्रंथ अभी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल शास्त्र समझ रहे हैं, तो हमें शास्त्र समझते हुए भी मज़ा आता है, आनंद, मस्तिष्कीय तंतु झनकृत होते हैं और मन मुदित होता है और फिर लगता है कि थोड़ा और समझते। अच्छा, तो फिर और शास्त्र के विस्तार में क्या क्या होगा, कितने सोपान होंगे, कितने रास्ते होंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि 3वीं शताब्दी BC से लेकर 17वीं शताब्दी तक का संस्कृत का काव्य शास्त्र, तो लगता है कि क्या क्या होगा उसमें, देखते हैं, जानते हैं। और ये कब लगेगा, जब कम से कम किसी एक आचार्य को हम बेहतर समझ लें, तब ये लगेगा। तो काव्य शास्त्र क्यों पढ़ें? स्वयं के लिए पढ़ें, घनघोर स्वार्थ में प्रेरित होकर डूबकर। उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज कोई आचार्य नहीं बचा है क्या? क्या कर रहा है? संस्कृत में 4 आचार्य हैं जिनके सिद्धांत हैं, तो वो क्या लिखे हैं? उन्हीं उस मूल सिद्धांतों का, पंडित राज तक के सिद्धांतों में थोड़ा बहुत हेर फेर किए, कोई नवीन मौलिकता नहीं है, वही लिखे हैं। हिंदी वालों ने क्या किया है? हिंदी काव्य शास्त्र भी तो बड़ा व्यापक है। रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य नगेंद्र हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, मार्क्सवादी आलोचक हैं, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, नई कविता तमाम आलोचक हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग उपस्थित काल, देश, परिस्थिति के अनुकूल, भाषा के अनुकूल छंद मुक्त की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मज़ा आता है। फेसबुक की कविताओं के लिए कोई आचार्य नहीं है क्या? काव्य शास्त्र, उसके लिए भी तो गढ़ा जाना चाहिए। नहीं, उसके लिए काव्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं, आप जो मन करे पोस्ट करते रहें। अच्छा, तो एक तो ये हो गया काव्य शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य। फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र, पाश्चात्य में भी कवि होते थे, वो तो बहुत डेवलप है, बड़े विकसित लोग हैं, विकसित लोग ही कवि होते हैं। टाइम पास करके 4 लाइनों का हेर फेर करना ही कवित्व तो नहीं है। जब मस्तिष्क दग्ध हो जाए, बौद्धिकता दग्ध हो, उसके बाद दग्ध बौद्धिकता में मन का प्रभाव छोड़ दिया जाए, मन के प्रभाव में आवृत हो जाए दग्ध बौद्धिकता, तब वाणी का जो प्रवाह प्रस्फुटित होता है वह कविता होता है। वैदग्ध्य भंगी भड़िति, ऐसे ही समझते हैं वक्रोक्ति की। तो काव्य शास्त्र के लिए समझना साहित्य का दर्शन पक्ष है। जैसे भारतीय दर्शन है वेदांत, मीमांसा, न्याय आदि, ऐसे ही काव्य शास्त्र साहित्य का दर्शन है। मैंने थोड़ी देर कहा, अब थोड़ी देर पहले कहा अवबोधन का व्याकरण है। अगर साहित्य को पंचम वेद कहें तो काव्य शास्त्र वेदांग है, ठीक है। अब जो है इसमें देखते हैं साहित्य के काव्य शास्त्र के बिंदु। इसमें हम साहित्य का स्वरूप देखते हैं, क्या है? शब्दार्थो सहितो स काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इस तरह से। तो उसके बाद उसका स्वभाव कैसा होता है साहित्य का? काव्य आत्माध्वनि, आत्मविचार कर लेते हैं। अब स्वभाव जब कहेंगे तो तद 200 शब्दार्थो सगुणवलंकृति पुनः क्वापि, सगुणव अनलंकृति है। तो इस तरह से फिर सब लोग कैसे लिखने लगते हैं? कहीं से तो प्रेरणा मिलती होगी। कभी कभी कोई उपजीव्य ग्रंथ पढ़कर, रामायण महाभारत पढ़ते हुए किसी प्रसंग विषय पर लगता है इस चरित्र को लेकर एक उपन्यास लिख डालें, इस चरित्र को लेकर, जटायु के चरित्र को लेकर एक खंड काव्य लिख डालें। तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सामने की परिस्थितियों से, समाज से, या उपजीव्य ग्रंथों से, या दैवीय प्रेरणा होती है। सब नहीं लिख सकते, बहुत लोग चाहते हुए भी 4 लाइन की चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। काव्य का हेतु क्या है? हेतु मतलब कारण। जिसके पास टैलेंट होगा, प्रतिभा होगी, वो लिखेगा। जो अनवरत अध्ययन करेगा, लोक का
अन्वेक्षण करेगा, कण कण को ऑब्जर्व करेगा, निरीक्षण परीक्षण करेगा विविध पेड़ पौधों का, प्राकृतिक इकाइयों का, वह काव्य लिख सकेगा। और निरंतर अभ्यास करेगा, वह उत्कृष्ट काव्य लिख सकेगा। प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास जरूरी है। तो यहाँ काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन या उद्देश्य, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। उद्देश्य क्या है? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिनेतर छपये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित उपदेश युजे। कांता सम्मित उपदेश काव्य देता है, मतलब आपको ज्ञान की ओर प्रेरित करता है, ज्ञानोन्मुखी बनाता है और ज्ञानी भी बनाता है। जैसे वेद ज्ञान राशि हैं, वैसे ही साहित्य भी ज्ञान राशि है। बस इसकी प्रविधि स्टोरी, कथानक, कविता में घोल रैप करके यह तत्व ज्ञान को आपके मस्तिष्क में, अंतःकरण में, चेतना में प्रत्यारोपित कर देता है। साहित्य तत्व ज्ञान को विविध शब्द प्रपंचों में आवृत होकर आपके मन मस्तिष्क में प्रत्यारोपित कर देता है, आत्मा में प्रत्यारोपित कर देता है ज्ञान को। कई बार कुछ कविताएं पढ़ के ज्ञान मिलता है, केवल आनंद क्यों आता है? क्योंकि ज्ञान भी तो मिलता है। तो इस तरह से इसका उद्देश्य ये है। काव्यम यशसे अर्थकृते नाम होता है। कालिदास को उनकी कृतियों से ही लोग जानते हैं। उनके पास फ्लैट था, घर था, एसी था, ऐसी कोई जिक्र कहीं नहीं होता है। उस काल में था भी नहीं। उस समय कैसी प्रकृति थी ये आप जान सकते हैं। उसके बाद सौंदर्य की चेतना काव्य में कैसे होती है, किस स्तर पर होती है, किस काव्य में किस स्तर की सौंदर्य की चेतना है, कितना सौंदर्य प्रस्फुटित है, किस स्तर का सौंदर्य है। अघाने कुछ काव्य होते हैं, एक बार पढ़ लो तो पूरी जिंदगी याद रखते हैं, जब याद करो मजा आ जाता है। आह, बहुत अच्छी पिक्चर थी। वह सौंदर्य की चेतना काव्य का ही विषय है, साहित्य का। काव्य के विविध रूप, काव्य का की प्रभावोत्पादकता कभी कभी लोगों को आकर्षित कर लेता है, काव्य बांध लेता है, ठहर के सुनते हैं, बिना पूरा सुने वो पानी भी नहीं पीते, आत्मविस्मरण की परिस्थिति आ जाती है, स्वयं को भूल जाते हैं, वेद्यांतर स्पर्श शून्य हो जाता है सहृदय। तो यह काव्य की प्रभावोत्पादकता है। और बहुत सारे विषयों पर भारतीय और पाश्चात्य जगत में, यूनान में शास्त्रीय चिंतन हुए हैं इन्हीं विषयों पर, जो मैं लक्षण प्रयोजन हेतु का विस्तार दे रही हूँ। वह जो विविध चिंतन हुए हैं, उन चिंतन के फलस्वरूप विविध काल में, विविध परिस्थितियों में, विविध देश में जो जो चिंतन हुए हैं, किन बिंदुओं पर काव्य लक्षण प्रयोजन हेतु उनकी उपयोगिता, उसमें सौंदर्य चेतना, उन्हीं चिंतन के फलस्वरूप मौलिक सिद्धांत इस्टेब्लिश हुए हैं। मौलिक सिद्धांत कौन कौन से हैं? भारतीय देखेंगे तो रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। पाश्चात्य में देखेंगे विरेचन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अभिव्यंजनावाद, कलावाद, बिंबवाद, अस्तित्ववाद, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। तो ये जो सिद्धांत कैसे डेवलप हुए हैं, काव्य के विविध अंगों उपांगों, काव्य हेतु, प्रयोजन, उद्देश्य और लक्षण वह कैसा है, उसकी प्रभावोत्पादकता कितनी है, और उसमें मतलब सौंदर्य चेतना कितनी है, काव्य में कितना आपको जगा देता है, इस पर जो विविध चिंतन हुए हैं, उन चिंतन के फलस्वरूप परिणाम में सिद्धांत स्थापित हुए हैं। वही सिद्धांत हैं वक्रोक्ति साहित्य के संप्रदाय, वक्रोक्ति, रस, अलंकार और ध्वनि संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय आदि। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं। पाश्चात्य में भी अभिव्यंजनावाद आदि हैं, वो यहाँ भी हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कवि और पाठक सहृदय, केवल पाठक नहीं, पाठक भी हो सहृदय भी हो,
और आलोचक के लिए ये सारे सिद्धांत उपयोगी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कवि हो या सहृदय हो या पाठक हो या आलोचक हो, समीक्षक हो, भाष्यकार हो, कोई जैसे नई भाषा, नया 10 कुमार चरित पे नया भाष्य लिख रहा है, नई टीका टिप्पणी लिख रहा है, उसके लिए क्यों ये उपयोगी होते हैं? क्योंकि उसकी अपनी चेतना शाश्वत है। उस चेतना के लिए इनका उपयोग, काव्य शास्त्र का उपयोग कवि लेखकों और पाठकों को करना ही होगा, अपनी ही चेतना तक पहुंचने के लिए। तो ये एक बात हो गई। इसी क्रम में हम देखते हैं जो ये विचारधारा और सिद्धांत हैं, यही साहित्य दर्शन के विविध प्रस्थान हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं कि जो काव्य शास्त्र के मौलिक सिद्धांत हैं, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय, और इन संप्रदायों के जो सारभूत नियम हैं, जब काव्यात्म विचार करेंगे तो ये सारभूत नियमों के सार ही आते हैं, और उनके नियामक, जैसे कहा गया काव्यस्यात्मा ध्वनि, तो ये सार हो गया ध्वनिवाद का, ध्वनि संप्रदाय का। और इस यह ध्वनि बनेगी कैसे, इसके मानदंड क्या क्या हैं, तो ऐसे में देखते हैं उन मानदंडों का ज्ञान और कृति का सृजन, कर्म का मूल्यांकन, ये सारा साहित्य शास्त्र से ही संभव है। ये हो गया, मेरा हाथ झुनझुना रहा है मोबाइल पकड़े पकड़े। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि मूल्यांकन के स्वीकृत सिद्धांत और मानदंड अगर हम ना अपनाएं, अगर हम किसी काव्य को, कविता को समझने का वो सिद्धांत ना अपनाएं जो आचार्यों ने दिया, हम अपना मान लें कि जो हमको अच्छा लगेगा हम वही पढ़ेंगे, तो हम सस्ते साहित्य, चीप साहित्य या अश्लील साहित्य भी पढ़ सकते हैं लगातार। हम उत्कृष्ट साहित्य की ओर प्रेरित हों यह आवश्यक नहीं है, और यही मानव मन का वैशिष्ट्य है कि आप आकर्षित गलत के प्रति अधिक होते हैं, जो उपयोगी नहीं है, जो आपको पतन की ओर ले जाता है। तो अगर हम साहित्य के, काव्य शास्त्र के सिद्धांतों से दूर होकर अपनी मनमर्जी, अपनी अभिरुचि से किसी साहित्य की वाहवाही करेंगे, अखबार में लपेट के कोई किताब पढ़ेंगे, तो हमारा क्या स्तर होगा, हमारे आसपास के समाज का, हमारे मित्रों का क्या स्तर होगा, और हमारी मनमानियाँ महामानव बनने में किस तरह बाधक बन जाएंगी, ये हमें ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या होता है, इससे एक शब्द बहुत अच्छा मैंने यहाँ नोट किया, इसमें अराजकता का खतरा है। बहुत बड़ा ग्रुप है जिसको पढ़ाई नहीं समझ में आती, वो सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए और नौकरी के लिए पढ़ता है, और यही एक कारण है कि ज्ञान में अराजकता हो चुकी है, सिर्फ डिग्री चाहिए। तो वह अराजकता ना आए साहित्य में, इसलिए हमें काव्य शास्त्र पढ़ना चाहिए। ठीक है, अराजकता ना आए, कुछ भी लोग लिखते जा रहे हैं, कुछ भी लोग पढ़ते जा रहे हैं, लाइक लगा कर रहे हैं, वाह 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 कर रहे हैं, पैसे दे के किताब छप रही है, बिक रही है, और मतलब जो एक परिदृश्य है कि पढ़ने वाले कम हैं, पढ़ाने वाले ज़्यादा हैं। शास्त्र लिखे ही नहीं जाते हैं, साहित्य एकदम मशरूम की तरह लिखे जा रहे हैं। तो यह अराजकता ना आए, इसलिए हम सभी को काव्य शास्त्र पढ़ना चाहिए। ठीक है, कोई भी लघु कथा लिखी जा रही है, कोई भी एक उपन्यास मैंने पढ़ा था हिंदी का, मुझे उपहार में आया था, एक 50 से ऊपर की महिला और एक 20 साल के लड़के की ईमेल चैटिंग है, और उसका संकलन वो उपन्यास है। अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें, लेकिन अब यही रह गया है, समाज को ये कौन सा दिशा देगा। ये आज के समाज का दर्पण तो हो सकता है, लेकिन क्या ऐसे साहित्य समाज को दिशा दे सकते हैं, वो भी वर्तमान समाज को। तो वर्तमान समाज को सही दिशा देने के लिए कैसा साहित्य लिखा जाए, इसके लिए भी हमें काव्य शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है।
अच्छा, काव्य के सिद्धांतों का बहुत विवेकपूर्ण, विवेक शब्द जो है बुद्धि, मन और माइंड और इंटेलिजेंस से ऊपर है। कुशल व्यक्ति कुशलता पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। इट्स नॉट ए इंटेलिजेंसी, केवल इंटेलिजेंट नहीं है, इंटेलिजेंसी का सही उपयोग होता है विवेक। काफ़ी संश्लिष्ट परिस्थिति में जब मिश्रित हों तब हम काव्य शास्त्र का कैसे और कहाँ इस्तेमाल करें ये बात आती है। तो वह जो है आपकी कृति को भी एक अच्छा स्तर देता है, समीक्षा को बहुत सक्षम बना देता है। एक 10 पेज की कविता का, या हम कह रहे हैं राम की शक्ति पूजा का, कि अगर समीक्षा सही पढ़ा जाए तब हम जाकर उसको समझने योग्य बनते हैं। तो हमको समझने में भी सक्षम बनाता है साहित्य, और हमारी समीक्षा को भी समर्थ बना देता है साहित्य शास्त्र। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करता है, सुपरवाइज़र का काम करता है। ये है जो है सुपरवाइज़र, निर्देशक है। काव्यशास्त्र एक निर्देशक है कवि कर्म का, समीक्षकों के लिए और पाठकों सहृदयों के लिए। आप ये समझ सकते हैं कि 3 कैटेगरी है, ऊपर एक सुपरवाइज़र हैं। तो उस आधार पर हमें काव्यशास्त्र को इस दृष्टि से लेना और समझना चाहिए। यहाँ काव्य का पहले भी बता दिया है, साहित्य की समग्र विधाओं के लिए काव्य शब्द का प्रयोग है। काव्य में गद्य, पद्य और चंपू, और फिर उनके विस्तार में पद्य के विस्तार में जो है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य आते हैं, और गद्य के विस्तार में कथा और आख्यायिका आते हैं। तो इस तरह से प्रभेद होते चलते हैं, वो ग्राफ में बताऊंगी बाद में। काव्य का मतलब से मात्र कविता नहीं, समग्र साहित्य है, बस इतना समझ लिया जाए। तो इस तरह से समय और समाज की चेतना में जो बदलाव होता है उसको हम समझें। अगर हम 17वीं शताब्दी का साहित्य पढ़ रहे हैं तो उस समाज को और उस समाज में के लोगों की चेतना को समझ सकते हैं। अगर हम मृच्छकटिकम पढ़ रहे हैं तब हम देखते हैं कि जो मृच्छकटिकम है उसका नायक चारुदत्त एक ब्राह्मण व्यापारी है। तो हम भूल जाते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ करते थे, व्यापार भी करते थे। एक उसमें कैरेक्टर शर्विलक है जो जनेऊ तोड़ के सेंध काटता है, सेंध की नाप बनाने के लिए जनेऊ तोड़ के धागे का इस्तेमाल करता है। अपनी प्रेयसी के लिए उसे चोरी करना है, प्रेयसी उसकी बंधक है मुक्त कराने के लिए। तो जब हम मृच्छकटिकम पढ़ते हैं तो हमें समाज का, उस समय की परिस्थिति का और उस समय की चेतना का परिज्ञान होता है। तो इस तरह से हम यह अवबोधन में व्यापकता देता है काव्यशास्त्र, चमत्कार तक हमें पहुंचाता है और सौंदर्य का संपूर्ण बोध करा देता है काव्यशास्त्र। ठीक है, इट्स अ फिलोसफी ऑफ लिटरेचर। समीक्षा काव्यशास्त्र पर आश्रित है। काव्यशास्त्र के माध्यम से समीक्षा स्ट्रॉन्ग बनती है, पोषित होती है, परिपुष्ट होती है। काव्यशास्त्र सिद्धांत हैं, लक्षण ग्रंथ हैं, और समीक्षा व्यावहारिक विश्लेषण है। पाठक समीक्षक जो है पाठक को कृति समझा देता है। समीक्षक का उद्देश्य है कि हर वर्ग के पाठक तक कृति की पहुंच को बना दे, यह समीक्षक का उद्देश्य होता है। काव्यशास्त्र कवि कर्म के सामर्थ्य को परखता है। समीक्षक काव्यशास्त्र के माध्यम से सबसे भिन्न और विलक्षण काव्य के तत्व को ढूंढ लेता है, संधान करता है, उसे पाठकों तक पहुंचाता है। यह कोई एक कृति 100 कृतियों में से कैसे विलक्षण है, यह समीक्षक बता देता है। कैसे बताता है? काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर। और एक विलक्षण कृति किस स्तर पर विविध कवियों से विविध कविताओं से, विविध कृतियों से साम्य रखती है, यह भी समीक्षक बताता है काव्यशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर।
कुल मिलाकर सौंदर्य का संपूर्ण परीक्षण है। सौंदर्य पर हम अलग से क्लास बाद में चलाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शास्त्र के प्रतिमान हैं, शास्त्रीय नियम हैं, वो शाश्वत नहीं होते, वह बदलते रहते हैं। इसलिए समय समय पर नए शास्त्र गढ़े जाते हैं। नए शास्त्र इसी लोक की व्यापकता से ही सूत्र क्रीम के रूप में निकाले जाते हैं। लोक में ही समग्र है, वहीं से श्रेयस लिया जाता है। तो कभी कभी शास्त्र हमेशा काम नहीं करते। शास्त्र के कुछ तत्व हमेशा काम करते हैं, लेकिन कुछ तत्व अप्रासंगिक होते जाते हैं समाज के समक्ष। ऐसे में नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं समाज के लोगों की मांग के अनुरूप, लोगों की सुविधा के लिए और लोगों की क्षमता के अनुकूल। जैसे पाठ्यक्रम रिफॉर्म होता है, उस तरह से समझिए नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नए प्रतिमानों के निर्माण में और जो है नवीन सृजन जो होता है, उसमें एक चेतना सक्रिय होती है। वो चेतना हमारी, हम अपनी ही चेतना तक पहुँचेंगे कैसे? काव्य शास्त्र, इतिहास के अध्ययन से। इतिहास हमें नवोन्मेष करता है, नई चेतना जगा देता है, और यह आती कहाँ से है? उसी लोक की व्यापकता से। किसी लोक के किसी एक नियम को जो पहले तक अस्वीकृत रहा है, अप्रासंगिक रहा है, वह 100-200 साल पश्चात वही प्रासंगिक बन रहा है। उसी नियम को हम सिद्धांत बना लेते हैं। लोक में ने कुछ नियम बनाया था जिसे समाज ने बहुत सम्मान नहीं दिया, लेकिन 200 साल बाद उसी को सम्मान देने लगता है। तो इस तरह से हमारी चेतना कैसे यात्रा कर रही होती है मानव की, ये हो गया। नए सिद्धांत कभी शून्य में, आकाश में नहीं उगते हैं। इसी लोक की भावभूमि से नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं, और तभी छंदमुक्त कविताएं लिखी जाने लगीं। खुल गए छंद के बंध रजत के प्रास। प्रगतिवादी, प्रयोगवादी कविताएं लिखी जाने लगी, नई कविता आई। यह नए प्रतिमान हैं जो व्यापक लोक से बीती हुई परंपराओं के आश्रय में और लोक की व्यापकता के बीच से निकले हैं। ठीक है, वहीं से फूटे, वहीं से पनपे, और कुछ कवि सहृदयों ने प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, दलितवाद, स्त्री लेखन, इन सब को परिपुष्ट किया। यह उस समय विशेष की मांग थी। बीते हुए शास्त्रों का प्रतिरोध भी कह सकते हैं, या कुछ वहाँ के परंपराओं को लेकर कुछ लोक के सूक्ष्म अनुभूतियों को, सूक्ष्मता को विस्तृत फलक देकर दलितवाद, स्त्रीवाद, प्रयोगवाद, प्रगीत भी बोलते हैं, प्रतीकवाद, बिंबवाद, यह सब इस्टेब्लिश हो जाता है। तो समय समय पर कैसे नए सिद्धांत आते हैं, जैसे लोग हैं लोक के अनुकूल। कभी वह परंपराओं के विद्रोह में आते हैं, कभी कभी परंपराओं को लिए हुए कुछ नया स्थापित करते हैं। ऐसे में परंपराएं, शास्त्र दिशा हमें देते हैं। चाहे अगर विरोध भी आप करना चाहेंगे तो भी आपको शास्त्र की या प्राचीन ग्रंथों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश न होता तो क्या आचार्य विश्वनाथ साहित्य दर्पण लिखते उनके विद्रोह में? अगर औचित्य सिद्धांत न होता तो क्या आचार्य कुंतक वक्रोक्त की स्थापना से पहले स्वभावोक्ति का खंडन करते? तो ये हमें देखना होगा और समझना होगा, क्योंकि हमें विरोध के लिए भी पूर्व पक्ष चाहिए, और हम सपोर्ट के लिए हम उन्हें लिए हुए शास्त्रों को कुछ नया स्थापित करें, उसमें भी हमें इतिहास की परंपरा की, शास्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। लोक की व्यापकता से ही नवोन्मेष होता है, और उसी का शास्त्रीय अनुशासन गढ़ा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख के यह पाठ खत्म करेंगे। मुझे लग रहा है विलम्ब हो गया है, लोग बोर हो रहे होंगे, और ज़्यादा देर तो लोगों की पढ़ने की भी क्षमता नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि 12-15 घंटे से कम पढ़ना है तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो साहित्य शास्त्र, काव्य शास्त्र के ज्ञान से जो हमारा पृष्ठभूमि तैयार होता है, हमारी पृष्ठभूमि तैयार होती है, एक बैकग्राउंड, बेस मजबूत होता है,
वह साहित्य के अध्ययन के लिए, विश्लेषण के लिए और अवबोधन के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है। काव्यशास्त्र के अध्ययन से हम स्वयं में एक पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं जो साहित्यिक अध्ययन, अवबोधन और विश्लेषण के लिए उपयोगी बन जाती है। ये हो गया साहित्य के मूल्यांकन में जब रस पर कुछ सिद्धांत तो आज लगता है अप्रासंगिक बन गए हैं, तो ऐसे में भी उन सिद्धांतों की उपादेयता आज हम सिद्ध कर सकें। जैसे मुक्त छंद, मुक्तक ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, तो क्या छंद शास्त्र आज उपयोगी नहीं है? अगर आज भी छंद शास्त्र की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए मुक्तक ज़्यादा लिखे जा रहे हैं, कुछ भीड़ को मुक्तक आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन जो छंदों में के बंधन का लालित्य है वह आज भी कितना प्रासंगिक है, इस पर भी हम साहित्य शास्त्र के माध्यम से ही, काव्य शास्त्र के माध्यम से ही परिचर्चा कर सकते हैं। आज जब कहते हैं कि वह रसानुभूति हमें नहीं होती, हम अभी जो कोरोना में पलायन कर रहे हैं मजदूर, भूखे मजदूर, उन पर हम कविताएं लिखेंगे, बहुत दर्दनाक, पब्लिक रो देगी। करुण रस भी तो रस ही है ना, दर्दनाक। तो आप जो है ये देखें कि जिसको समाज शास्त्र को डिनाई कर रहा है, संस्कृत को लोग डिनाई कर रहे हैं, बहुत बड़ा वर्ग है जो बीटेक करता है, संस्कृत नहीं करता, ये पढ़ता, तो ये आज भी अगर संस्कृत प्रासंगिक है तो किस स्तर पर? सबको मेडिटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें अपनी बौद्धिक क्षमता, अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए, अपनी कुशलता बढ़ाने के लिए हमें कभी भी बॉर्नवीटा पीने की, हेल्थ टॉनिक पीने की, सिरप पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम शास्त्रीय अनुशीलन में ही अपने मस्तिष्क को शार्प किए रहते हैं। मेरा मस्तिष्क ऑलरेडी मेरी चेतना के माध्यम से सजग है और यह चेतना काव्यशास्त्र जगाता है, तभी चमत्कार होता है और रसानुभूति होती है। तो अभी मैं इस पाठ को यहीं समाप्त कर रही हूँ। आज हमने अपने काव्यशास्त्र की जो मैं क्लास चलाऊँगी उसकी पृष्ठभूमि को समझा, काव्यशास्त्र की व्यापकता को समझे, उसका महत्व और उसमें क्या क्या है ये समझे, और कल हम या अगली क्लास में हम समझेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे की क्लास कम से कम 10 लोग अगर पूरा सुने तभी सार्थक होगा, या कम से कम 2 लोग पूरा सुने तो सार्थक होगा। तो अगली क्लास में हम भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा को एक दृष्टि में देखेंगे। किस दृष्टि में? विहगावलोकन। विहग मतलब पक्षी, आकाश में उड़ता हुआ पक्षी कैसे देखता है चारों ओर की चीज़ों को एक साथ, उसी तरह से हम भारतीय काव्य शास्त्र को पूरा देखेंगे, कोशिश करेंगे एक सरसरी नज़र से देखने का प्रयास। और जो हमारे आचार्य हुए आचार्य, उनका संभावित काल और उनके ग्रंथ अगर उपलब्ध हैं तो ग्रंथ का नाम, नहीं उपलब्ध है तो उनका जिक्र कहाँ उपलब्ध है इस सूचना के रूप में। जैसे भट्टलोलट भट्टनायक के ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन पूर्व पक्ष के रूप में या कहीं कहीं रससूत्र की व्याख्या के रूप में वह उपलब्ध हैं, उनके सिद्धांत। तो ये सारे भी हम लेंगे और मुझे लगता है कि ये सारी लिस्टिंग हमें लिख के भी देनी चाहिए। इसी तरह से प्लेटो से लेकर रिचर्ड्स तक या आज तक के काव्य शास्त्रियों की सूची, उनके ग्रंथ, उनका कालक्रम क्या है और उनके सिद्धांत कौन से हैं, इसकी हम सूची दें और उनकी चेतना को समझने के लिए हम उनकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के इतिहास को भी जानें और वर्तमान में वो हमारे लिए किस स्तर पर प्रासंगिक हैं ये भी हम समझें। तो हम भारतीय काव्य शास्त्र एक नज़र में समझेंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र एक नज़र में समझेंगे, उसके पश्चात काव्य हेतु, काव्य के कारण सभी आचार्यों के मत में भारतीय और पाश्चात्य वह समझेंगे, काव्य प्रयोजन सभी आचार्यों के मत में, काव्य लक्षण समझते हुए काव्य भेद, शब्द शक्तियाँ, काव्य गुण, काव्य दोष, ध्वनि काव्य है तो भेद, रस छंद अलंकार,
रस की क्लासेस काफ़ी लंबी चलेगी, क्योंकि रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सहृदय का स्वरूप, ये सब थोड़ा व्यापक प्रसंग हैं। तो इसके रस के अपकर्षक दोष, ये सारी चीज़ें हम समझते हुए उसके बाद फिर से हम संप्रदायों को अलग अलग समझेंगे। भारतीय मुख्य 6 संप्रदाय, पाश्चात्य के भी जो संप्रदाय हैं, अभिव्यंजनावाद, मनोविश्लेषणवाद आदि आदि, अस्तित्ववाद, तो ये सारे अलग अलग संप्रदाय, और एक संप्रदाय का प्रतिष्ठापक एक आचार्य है और उसको पोषित करने वाले और कौन कौन से आचार्य हैं। तो इस तरह से ये भी समझेंगे। और इसके साथ ही यह समझते हुए जब हम हर आचार्य का अपना सिद्धांत या हर संप्रदाय का अपना सिद्धांत समझेंगे, तो उस सिद्धांत को समझने की प्रक्रिया में हमारी बौद्धिकता कैसे वर्क करेगी। जैसे जब ड्राइडन को मैंने उस दिन पढ़ा था, पुरानी बात है, तो ड्राइडन को मैंने समझा कि वो कहते हैं कि जब कल्पना का प्रवाह हो, मन में एक साथ बहुत विचार एकदम प्रवाह आए, तो कवि को अपने विवेक से तुरंत उसे संतुलित करके काट छांट करना चाहिए, नहीं तो कोई कुछ भी लिखता चला जाएगा। ये बात मुझे अच्छी लगी और मैंने इस बात को तुरंत आचार्य मम्मट से जोड़ दिया कि आचार्य मम्मट ने जो कहा काव्य लक्षण में तद अदोषौ, दोष रहित हो, तो यह दोष रहित कैसे होगा जब आचार्य ड्राइडन, जॉन ड्राइडन की हम विवेक बुद्धि का प्रयोग करेंगे, और जो अनालंकृति कहा आचार्य मम्मट ने, वहाँ भी अनालंकृति में भी हम कल्पना के, कवि सामर्थ्य के, कवि कल्पना के प्रवाह को रोक देंगे, या कहाँ कहाँ रोकना है, ये इस बात के लिए हम एकदम सजग रहेंगे, चैतन्य रहेंगे। तो यहाँ ड्राइडन का विवेक थ्योरी लग जाता है कल्पना के प्रवाह में। और जो आचार्य मम्मट ने सगुणों कहा, गुणों की अनिवार्यता कहा है, वहाँ हम देखेंगे कि अभिव्यक्ति में कल्पनाशीलता कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। गुणों का संधान करने के लिए कवि की कल्पना शक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे। प्रसंग के अनुकूल भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का, भारतीय और पाश्चात्य सिद्धांतों का, जैसे कुंतक का वक्रोक्तिवाद और क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, दोनों का तुलनात्मक समझते चलेंगे। तो इस तरह से हम समझते हुए चीज़ें आगे बढ़ेंगे और हम प्रयास करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी लें और स्वयं की बौद्धिक क्षमता, मन, मस्तिष्क और अंतःकरण को सही खुराक दें। हम अपने आप को सही खुराक देंगे, बैलेंस्ड डाइट देंगे अपनी आत्मा को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, तो शायद हम अच्छा पोषण पाएं और एक परिपुष्ट व्यक्तित्व बन सकें। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हम जो है अगली बार पढ़ें तो हमें लगे कि आप लोग भी हम इससे थोड़ा सा लाभ लिए हैं। तो एक्चुअली ज्ञान की सार्थकता तभी है जब उसे मिल बांट के खाया जाए, मिल बांट के उसका भोग लगाया जाए। अकेले तो बहुत उबाऊ हो जाता है ना। इसी बात को आचार्य तुलसी ने कहा, बाबा ने, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो हमें अपनी ही जानकारी के लिए, अपनी ही क्षमताओं के ज्ञान के लिए हमें लोगों के साथ उठना बैठना, सत्संग करना, काव्य परिचर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर सबको नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, आप सब हमें सपोर्ट करें। बिना सहयोग के मैं एक सांस भी नहीं ले सकती हूँ, तो हमें सबके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। तो प्रणाम, धन्यवाद।